बीजेपी की प्रचंड जीत से टीएमसी को सताया हार का डर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी को भी सुनाई खरी खरी। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी अकेले लड़ेगी बंगाल में चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की 28 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में वापसी को लेकर अब महागठबंधन में बुरी तरीके से खलल मची हुई है। जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर ज्यादातर विपक्ष की पार्टियां फोड़ रही हैं कांग्रेस के ऊपर ठीक रात, तो वहीं दूसरी तरफ 2026 में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने विपक्ष और कांग्रेस के साथ गठबंधन की जो लगातार हवाएं चल रही थी कि शायद इस बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस से कर सकती है गठबंधन। पर ममता बनर्जी ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की जिस पर उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है वो गठबंधन की खबरों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर भी कांग्रेस को जिम्मेदार ममता बनर्जी के द्वारा बताया गया है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस के वोट काटने की वजह से जो है वो ममता यानी कि आम आदमी पार्टी की जो है वो हार हुई है। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली के चुनावों का जो है वो पश्चिम बंगाल में कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारी पार्टी यानी कि टीएमसी जो है वो 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी आने वाले 2026 में। देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार इस बात पे जोर दे रही हैं कि दिल्ली चुनाव का कोई असर पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ेगा, पर इसी के विपरीत जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी का डर है और ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं जनता के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें दिल्ली की जीत से या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है और पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो फिर एक बार उन्हीं को चुनेगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में भी होगा बदलाव। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो नेता हैं जो आज ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोल रहे हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने विधायकों के साथ जो बैठक की है उस पर ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए विदेशियों के नाम को यानी कि विदेशियों के नाम को मतदाता सूची में शामिल कर सकती है। यानी कि वही राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो ममता बनर्जी ने यहां पर दोहराए हैं और कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो है वो बाहरी लोगों के नाम चुनाव लिस्ट में डाल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इन तमाम आरोपों को लेकर और ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए बयान पर अब बड़ा हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि 2026 में हिंदू वोटर जो है वो ममता बनर्जी के लिए जवाब देगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो हिंदू वोटर्स को काटने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम को जो है वो वहां अकेले करके चुनाव लड़ने के लिए छोड़ चुकी हैं, पर इस बार हिंदू वोटर ममता बनर्जी को 2026 में जवाब देने के लिए तैयार है। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। करेंगे और 2/3 बहुमत से आएंगे। जहां पर ममता बनर्जी जब भी दिल्ली की बात आती है इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाती है और यहाँ पर कोई तैयारी नहीं कांग्रेस के अलायंस की, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा बात नहीं है, कांग्रेस को पूछ लीजिए। कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनको पूछ लीजिए। कांग्रेस का बड़ा नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनको पूछ लीजिए। ये सवाल तो जवाब मैं नहीं दूंगा। यहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम को छोड़ के रखा है हिंदू वोट तोड़ने के लिए। ये सीधा सीधा कांग्रेस सीपीएम को ममता बनर्जी जिंदा रखता है एज ए थर्ड फोर्स। वो हिंदू वोट तोड़े, जैसे लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस सीपीएम मिलके 5.5% वोट उनको मिला था।
उसमें आप देख लेना, बीजेपी का 12 उम्मीदवार 1 लाख से कम वोट में चुनाव हारा। आरामबाग का 6000 से लेकर छोटा छोटा वोट में हमारी बहुत उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हारा। ये कम से कम 12-13 सीट है। ममता बनर्जी का ये बहुत क्लेवर प्लानिंग है। वो कांग्रेस को और सीपीएम को हिंदू वोट तोड़ने के लिए ये मदद कर रहा है। उसको मालूम है मुसलमान वोट 100 से 100% ममता बनर्जी को मिलेगी। इसलिए मिलेगी, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग 2 है। उनकी पार्टी रोहिंग्या मुसलमान घुसा रहा है। उनका सरकार 600 किलोमीटर जो फेंसिंग देने के लिए जमीन बीएसएफ को नहीं दे रहा है। उनका सरकार इमाम मुआज्जम भाता दे रहा है। उनका सरकार आज भी गवर्नर साहब का स्पीच में नया 600 मॉडल मदरसा बनाने का लिए ऐलान कर दिया है। उन्होंने 77 में मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का लिस्ट में डाल दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सेट असाइड कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये सरकार ये ओबीसी संरक्षण देने के धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर ये मुसलमान लोग को ओबीसी दे रहा है और हिंदू को ओबीसी जो हिंदू का राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मंडल कमीशन ने दिया है, उसको छीनने का काम कर रहा है। इसलिए ये कांग्रेस सीपीएम का बारे में जो बताया, ये उनका हिंदू वोट तोड़ने का साजिश है। ये साजिश बंगाल के हिंदू जनता 26 में रोक देगा। ओ इंडी बोल के कोई अलायंस ही नहीं है। इट्स अपॉर्चुनिस्ट। इसको 3 इशू में ये लोग एक हुआ था। ईडीआई सीबीआई को रोकने के लिए चोर का अलायंस हुआ था, चोरों का अलायंस। और दूसरा ये सब परिवारवादी है। एजेंडा एक ही है, स्टालिन का लड़का को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ममता बनर्जी का एजेंडा है आनके अपने भतीजा को चीफ मिनिस्टर बनाने का। शरद पवार जी का एक ही एजेंडा है, लड़की को चीफ मिनिस्टर बनाना। अखिलेश यादव से तेजस्वी यादव सब परिवारवादी है। परिवारवादी लोग वो अलायंस किया था, जो अलायंस का कोई कार्यक्रम भी नहीं था, कोई अपना एजेंडा भी नहीं था, कॉमन मिनिमम एजेंडा भी नहीं था। इसलिए वो अलायंस ऑलरेडी खत्म हो गया है। इट्स ए कम्प्लीटली अपॉर्चुनिस्ट अलायंस। ये अलायंस फॉर्मेशन के लिए 3 क्राइटेरिया है। ईडी सीबीआई को रोकना, भ्रष्टाचार के लिए, परिवारवाद के लिए और मुसलमान तोषण करने के लिए, जिसका एजेंडा ही था हम लोग चुनाव जीतेगा तो राम मंदिर तोड़ के वो जो विवादित ढांचा है वो ढांचा को फिर निर्माण करना, ये खुला हम बोला था। यही एजेंडा है एपीज में। पार्टी का साथ कोई नहीं है। वो करेगा, खास करके हिंदू एरिया में करेगा, हिंदू वोट तोड़ के ममता को सापट करने के लिए। अधीर चौधरी का कैंपेनिंग में जो राहुल गांधी नहीं आया, उस दिन ही वो पार्टी खत्म हो गया। अधीर चौधरी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता था, बड़ा नेता है। अधीर चौधरी अपने कैंपेनिंग में सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप को बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष खाड़गे जी कालिया चौक सुजापुर में कैंपेन किया ईसा खान के लिए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का कोई नेशनल लीडर बहरमपुर पे नहीं आया। इसलिए नहीं आया, ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट है गुजरात से आया था, यूसुफ पठान, उनको जिताने के लिए। इसलिए कांग्रेस यहाँ खत्म। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की एक और नेता जो पश्चिम बंगाल से ही आते हैं और प्रवक्ता भी हैं, अग्निमित्रा पॉल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जनता अब पश्चिम बंगाल में हरियाणा और दिल्ली की तरह बदलाव चाहती है, क्योंकि अब ये जनता समझ चुकी है कि विपक्ष की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम करती है। सुनिए अग्निमित्रा पॉल का ये बयान। This alliance will not be there in the coming future, because already they have been fighting against each other. Kejriwal is abusing Congress. Congress is abusing Kejriwal. Mamta is abusing Congress. So, there is no unity. 1 point unity was there in 2024, that we have to oust Modi ji, because if Modi ji is there, our chowkidar, he will not allow us to steal public money.
So किसी भी तरह से मोदी जी को आउट करना है. But that dream has failed. So now there is nothing they look forward to. So they are fighting amongst themselves. And this is ought to happen because there is no common ideology, nothing in common. They are just together because they want to save themselves and their family and their party from the corruption that they have done and still doing. So wait and watch, Mamata Banerjee. You will get your deserving, what you have done for the people of Bengal. They will give you back very soon in 26. और इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में आया है कांग्रेस का जीरो, अब अगली बार जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का भी इसी तरीके से जीरो होने वाला है. सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान. तो लूट और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला था, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया है. दिल्ली में कमल का फूल खिलाया था. महान जनता ने, दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया. दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकास का मार्ग चुना है. आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है. दिल्ली में कमल खिला है. यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं. और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए. ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया, जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है. 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ. इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है. और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए. पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मैं आगे बताऊंगा इंदिरा जी के समय क्या क्या होता था. आज भारत के 4 ग्रोथ इंजन तय हुए हैं. एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट हो. और हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी. गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी. वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी. हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी. और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा. और हमारे किसानों के दम पर भारत दुनिया की फूड बास्केट बनेगी, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम भारत को बनाकर दिखाएंगे. माननीय सभापति जी, हमारा मानना है मध्यम वर्ग खुश तो देश खुश, किसान का सम्मान तो देश का सम्मान, गरीब का भला तो देश का भला. लोग सुनना ही नहीं चाहते सर. सभापति जी, अगर मैंने देश के सम्मान की बात की, गरीब के कल्याण की बात की, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की, तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है और हमने दर्द से मुक्ति दिलाने का काम किया. और वो मोदी जी ने दी मध्यम वर्ग को राहत, तो विपक्ष को हुई आहत. और इनका दर्द दिखाता है. ना इनको मध्यम वर्ग से मतलब है, ना ही गरीब से. और इनका तो वही घिसा पिटा पुराना टेप रिकॉर्ड चल रहा है. कुछ नया तो है ही नहीं, नई सोच नहीं, कुछ नया कहने के लिए नहीं. महोदय, इस बार विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है. और ये विपक्ष पर विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है. उधर चिंगारी बुझी और इधर विपक्ष बुझ गया है. समझ रहे हैं ना आप?
निशिकांत जी ने सुबह बताया भी था थोड़ा सा, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था, और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे। लेट मी से दिस इज नॉट अ बैंडेज बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर शॉट। और जो कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, माननीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूं पैराडाइम शिफ्ट तो आया है। यूपीए के समय स्कैम भारत था, आपके समय 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, अंतरिक्ष देवा स्कैम हो, कोल स्कैम हो, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो, स्कैम पर स्कैम था। और ये स्कैम भारत से आज सक्षम भारत की ओर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, विकसित इंडिया की, खेलो इंडिया की। अभी दयानिधि मरन जी खेलो इंडिया की बात कर रहे थे, वो अपने राज्य के खेल मंत्री की बात तो की, ये नहीं बताया कि मोदी जी ने खेलो इंडिया दिया था और तमिलनाडु में कराने का निर्णय हमने लिया था। उस समय मैं ही खेल मंत्री था, मोदी ने लिया था। एंड लेट मी से दिस टू ईच एंड एवरीवन, एस्पिरेशनल इंडिया विल नॉट सिट अंटिल वी मेक इंडिया विकसित। और ये विकसित भारत हम बनाकर रहेंगे। हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं उसी दिशा में है। कांग्रेस के समय जब बजट था तो एक फैमिली के वेलफेयर के लिए था, आज मोदी सरकार का बजट नेशनल वेलफेयर के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए। इनके लिए परिवार प्राथमिकता थी, हमारे लिए देश प्राथमिकता है। और इसीलिए आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग मिडिल क्लास के नाम पे, आपके चेहरे पे दर्द क्यों दिखा। ये दर्द जो झलका है ना साहब इनका, इनके लिए मिडिल क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर, इनकी तिजोरी भरने वाला था। टैक्स तो मिडिल क्लास देता था, घोटालों में कांग्रेसी पैसा खा जाते थे, एक के बाद दूसरा स्कैम करके दिखाते थे। इन लोगों के लिए मिडिल क्लास इनकी तिजोरी भरने वाला है। हमारे लिए मोदी जी के लिए मिडिल क्लास ग्रोथ पार्टनर है, देश के विकास का भागीदार है। इनके समय टैक्स टेररिज्म था, टैक्स कलेक्शन, उस पर प्रेशर बनाया जाता था। हमारे समय टैक्स में राहत दी जाती है और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर भी दिया जाता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाने का किसी में दम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है साहब, 1,75,000 करोड़ रुपया औसतन हर महीने का टैक्स कलेक्शन है। उसका सबसे बड़ा लाभ राज्य की सरकारों को मिल रहा है। और ये बजट केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं, या मैं कहूं जीडीपी का नहीं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कहते हैं वो नहीं, ये जीडीपी हमारे लिए है गरीब, देशभक्ति और प्रगति। जीडीपी गरीब, देशभक्ति और प्रगति इनके लिए है। मिडिल क्लास का पैसा अब कांग्रेस के खाते भरने के लिए नहीं, मिडिल क्लास के अपने खाते में जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास के भाई और बहनों, अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 0 और भी है। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली है। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव
दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन सर, ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो लगातार अपने आप को मजबूत दिखा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ममता बनर्जी का कांग्रेस के ऊपर हमला बोलना, और वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं को ये कहना कि तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है और अनर्गल बयानबाजी करना, क्योंकि ममता बनर्जी खुद ही पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ वो माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी से आरोप लगा रही हैं कि हम जो है वो वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ी करेंगे। खैर देखिए, अभी तो सिर्फ दिल्ली का विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और अभी तो बिहार और बंगाल की बारी है और उससे पहले ही किस तरीके से जो है वो बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। अब देखना अहम रहेगा क्या बंगाल में भी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह दोहराई जाएगी तस्वीर, क्या जनता करेगी बदलाव, क्योंकि बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंस में है और उनके नेता ये कह रहे हैं कि इस बार डबल मेहनत की जाएगी, क्योंकि जनता को पता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में अनसेफ हो गया है बंगाल, और यही बातें आज जनता भी करती आ रही है। खैर, आपकी राय जो भी हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।